हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जिसमें हम देखेंगे दुनिया में रहने वाले लोग जब फरिश्तों के बीच में रहने जाते हैं तब वो कैसे फरिश्तों के माहौल में खुद को एडजस्ट करते हैं। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं जहां चोंगजी शेर से अपने एविल पावर के साथ लड़ रही होती है, जिसे डर कर वो शेर तो चला जाता है, लेकिन चोंगजी के इस पावर को सीनियर इमोर्टल देख लेता है और वो कहता है ये तो आगे चलकर हमारे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए हम इसे अपना स्टूडेंट बनाने जैसी गलती नहीं कर सकते हैं। फिर भी बाकी इमोर्टल से वो उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, तब पता चलता है कि इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और इसके फादर के मरने के बाद चोंगजी के सामने भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था और इसीलिए बाकी इमोर्टल उसके लिए काफी काइंड होते हैं। लेकिन सीनियर इमोर्टल का कहना होता है उसको यहाँ पर रखना सरासर गलत है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट इमोर्टल के पास पहुँच जाते हैं, जो उन सबको अपने मेन ऑफिस लेकर जाता है, जहां प्रिंस और प्रिंसेस को सिलेक्ट कर लिया जाता है और बाकी स्टूडेंट को ये कहकर भेज दिया जाता है कि उनके बारे में कल बातचीत की जाएगी। लेकिन इस बात को सुनकर चोंगजी उदास हो जाती है और सब जाने लगते हैं। तभी सीनियर इमोर्टल चोंगजी को रोक लेता है और कहता है कि वो जहाँ से आई है वहाँ चली जाए, यहाँ पर उसे स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें एविल पावर है। अब ये बात सुनकर चोंगजी सीनियर इमोर्टल से बहस करने लगती है, जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो चोंगजी पे अपने पावर से अटैक करते हैं, जिस वजह से वो उड़ते हुए दूर जाकर गिरने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इमोर्टल फैंग आ जाता है और वो कहता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बनाएगा। हालांकि इस बात से सीनियर इमोर्टल नाराजगी का इजहार करते हैं, जिसे फैंग इग्नोर करते हुए चोंगजी को अपने साथ लेकर चला आता है। अब यहाँ आकर चोंगजी को अच्छा सा रूम देता है और उसके कपड़े भी अपने जादू की मदद से चेंज कर देता है। इस तरह चोंगजी भी अब इमोर्टल जैसे ही लगने लगी थी। हालांकि उसकी आदतें जरा भी इमोर्टल से मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि वो बहुत ही शरारती लड़की थी। यहाँ तक कि तालाब के पास जाकर मछली को पकड़ लेती है और उसे फ्राई करके खा लेती है। लकड़ी का इंतजाम ना होने की वजह से चोंगजी वहाँ पर बहुत सारी कीमती चीजों को जलाकर इस फिश को रेडी करती है। तभी इमोर्टल फैंग मास्टर से बात कर रहे होते हैं, जो कि वो भी एक इमोर्टल ही होते हैं। तभी इन लोगों को कुछ जलने की बदबू आती है, जिस वजह से वो अंदर जाते हैं। तब वो लोग चोंगजी की हरकतें देखते हैं और उनके साथ वाला इमोर्टल कह उठता है कि उसकी स्टूडेंट तो कमाल की है, जो कि सबसे अलग है। अब इमोर्टल फैंग चोंगजी से इस हरकत की वजह पूछता है, जिस पर वो बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि उसे भूख लगी थी, जिसे सुनकर फैंग कहता है कि इमोर्टल सिर्फ हवा खाते हैं, ना कि फिश। और फिर जब तुम्हें भूख लगी थी तो ऐसी हरकत करने से पहले मुझसे एक बार पूछना तो था। खैर, अब ऐसे तैसे करके ये वक्त गुजरता है। अगली सुबह इमोर्टल चोंगजी को स्टडी करने के लिए कुछ बुक्स देते हैं, जिस पर चोंगजी कहती है कि उसे जरा भी पढ़ना नहीं आता, तो कैसे वो इतनी मोटी किताबें पढ़ सकेगी। अब ये सुनने के बाद इमोर्टल फैंग उसे केजी की कुछ बुक्स देते हैं। फिर वो उसे पढ़ने में लग जाती है। चोंगजी भी हंसते खेलते उठते बैठते दिल लगाकर स्टडी करती है और अब उसे पढ़ना आ चुका था। खैर, अब कई सालों का वक्त बीत चुका था। अब वो फैंग से कहती है कि यहाँ रहकर वो बोर हो गई है, इसलिए उसे अपने साथियों से मिलना है, जिस पर भी उसे आज़ादी नहीं मिल पाती। अब ऐसे ही एक दिन चोंगजी छिपकर घूमते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। अब तक की 3 साल का वक्त गुजर गया था। लगभग सबकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी और ऐसा ही कुछ प्रिंस के साथ भी था। अब तो हवा से भी तलवारबाजी करना वो सीख चुका था। तभी उसकी नजर चोंगजी पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे 3 साल पहले का वक्त याद आता है, जब चोंगजी ने उसकी हेल्प की थी। अब वो कहता है कि इतने दिन से तुम कहाँ थी, जिस पर चोंगजी कह देती है कि उसके मास्टर कभी उसे बाहर जाने ही नहीं देते। खैर, अब प्रिंस उसे अपनी बहुत सारी पावर दिखाता है, जिसे उसने सीखा होता है, लेकिन चोंगजी को इनमें से एक भी पावर नहीं मिली थी। इस बात पर प्रिंस उसे कहता है कि आखिर तुमने इतने दिन में ये सब सीखा क्यों नहीं? मेरे मास्टर ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
ये सुनकर चोंगजी कहती है, पता नहीं, लेकिन मेरे मास्टर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। तभी प्रिंस उसे अपनी तलवार पर बिठाकर घुमाने के लिए एक माउंटेन लेकर जाते हैं, जहां जाकर चोंगजी फिर से हरकतें करती है और बिना किसी की इजाजत से बाग से फल तोड़ लेती है। ये देखकर प्रिंस कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी बाग का गार्ड आ जाता है। ये देखकर प्रिंस उसे छिपा लेता है और दोबारा से उसे अपने इलाके में लेकर चला आता है, जहाँ प्रिंसेस चोंगजी के हाथ में वो फल देखकर कहती है वो मास्टर से अब सारी बातें बता देगी, और वो ऐसा ही करती है। लेकिन मास्टर चोंगजी को माफ कर देते हैं, ये कहकर कि उसे नहीं पता था, इसीलिए उसने तोड़ लिया, क्योंकि प्रिंस ने मास्टर को ये बात पहले ही बता दी थी। लेकिन मास्टर चोंगजी को तो माफ करते हैं, लेकिन प्रिंस को नहीं। चोंगजी को बाग ले जाने की सजा में प्रिंस को अब बहुत सारी बुक्स लिखनी पड़ती है, जिसे सुनने के बाद प्रिंस सबके बीच से चला जाता है। अब मास्टर चोंगजी को अपने इमोर्टल हाउस लेकर जाते हैं और रास्ते में ये सोच रहे होते हैं कि अभी तक इमोर्टल फैंग ने चोंगजी को इमोर्टल से रिलेटेड कोई बात बताई क्यों नहीं। ये सोचते हुए उसे लेकर इमोर्टल हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर वो चोंगजी को उस डेमन की तलवार दिखाते हैं और कहते हैं अगर इसमें किसी भी डेमन का ब्लड टच हो जाएगा तो जितने भी डेमन है फिर से जिंदा हो जाएंगे। जिसे सुनकर चोंगजी डर जाती है। ये देखकर मास्टर कहते हैं कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे काफी अच्छे से सील कर दिया गया है। लेकिन वो तलवार चोंगजी को देखकर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रही होती है। तभी ये बात इमोर्टल फैंग को पता चलती है। उनको इस बात का पता चल गया होता है कि चोंगजी बिना बताए इमोर्टल हाउस तक पहुंच गई है। अब चोंगजी जब इमोर्टल फैंग के पास आती है तब उनके चेहरे पर नाराजगी को देखती है। ये देखकर वो बिना देर किए ही उनसे माफी मांगने लग जाती है कि मास्टर जी इस बार हमें माफ कर दें, आगे से हम दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जिस पर फैंग उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता है और एक बार फिर चोंगजी को माफ करते हुए स्वीट देता है, जिसे बड़े ही उतावलेपन के साथ चोंगजी खाने लगती है। तब उसके फेस पर वो स्वीट लग जाती है, जिसे इमोर्टल फैंग साफ करते हुए कहते हैं तुम तो बिल्कुल ही बच्चों जैसी हो। अब ऐसे ही हंसते हुए वक्त गुजरता है और रात हो जाती है। चोंगजी सोने के लिए अपने रूम में जाती है, जहां उसे काफी बुरे डेमन के ख्वाब आते हैं, जिससे वो डर जाती है। अब सुबह होती है, जहाँ प्रिंस और प्रिंसेस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस प्रिंस से कहती है कि चोंगजी के करीब तुम आजकल कुछ ज्यादा ही जा रहे हो, बेहतर होगा कि उससे दूर ही रहो। अब ये सुनकर प्रिंस कहता है मेरा इरादा कोई गलत नहीं है, बस मुझे उसकी फिक्र रहती है, क्योंकि अभी तक मास्टर फैंग ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। ये बात प्रिंसेस को बहुत बुरी लगती है, जिस वजह से इनके बीच तकरार होती है और प्रिंस यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इमोर्टल फैंग के पास मास्टर जाते हैं, जो फैंग से कहते हैं कि अभी तक उन्होंने अपने स्टूडेंट चोंगजी को कुछ खास सिखाया क्यों नहीं। जिस पर फैंग कहते हैं कि हमने उसे बस इतना सिखाया है जिससे कि वो एक अच्छी इमोर्टल बन सके। रही बात फाइटिंग की तो उसे इसकी जरूरत ही। तभी हम चोंगजी को देखते हैं जो कि अकेले ही घूम रही होती है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा लायन आ जाता है, जिसे देखकर वो अपने एविल पावर का यूज करना तो चाहती है, लेकिन तभी उसे याद आ जाता है अपनी मास्टर की कही वो बात कि कभी वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और इसीलिए आज वो रुक जाती है। लेकिन शेर के अटैक करने से पहले ही मास्टर फैंग यहाँ पर आ जाते हैं, जो उस लायन को एक छोटे से क्रिएचर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे अब चोंगजी खेलने लगती है। अब अगले दिन दोनों ही इमोर्टल गुरु आपस में बात कर रहे होते हैं। साथ ही फैंग चोंगजी के कंट्रोल पावर को भी उनसे बताता है, जिस पर सेकेंड मास्टर काफी खुश होते हैं और वो चोंगजी को थपकी देते हैं कि तुम्हें काफी अच्छे गुरु मिले हैं, जिन्होंने ये सिखाया कि कैसे खुद के एविल पावर पर कंट्रोल करना है। अब सेकंड मास्टर के जाने के बाद चोंगजी उदास सी बैठ जाती है, जिसे देखकर फैंग उसके पास आता है। तब वो कहती है कि उसे अपने फ्रेंड की याद आ रही है जो कि अर्थ पर है। अब फैंग चोंगजी की मासूमियत से कही इस बात को कैसे इनकार कर सकता था। वो फौरन ही चोंगजी को लेकर अर्थ पर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ इमोर्टल एक डेमन से फाइट कर रहे होते हैं। अब चोंगजी और फैंग मिलकर एक होटल में जाते हैं। चोंगजी खाने के बाद काफी ड्रिंक करती है, तभी उसे उसकी बचपन की फ्रेंड नजर आती है, जिसे देखकर चोंगजी पहचान नहीं पाती, लेकिन उसकी फ्रेंड चोंगजी को पहचान जाती है। तभी चोंगजी के पास एक डेमन आता है जो उस पर अटैक करता है।
ये देखकर चोंगजी उसे बता देती है कि वो एक इमोर्टल है और मास्टर फैंग की स्टूडेंट भी है। ये सुनकर डेमन उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन तभी पीछे से मास्टर फैंग आ जाते हैं। अब दोनों में शानदार फाइट होती है। अब इस फाइट के खत्म होने के बाद ये दोनों ही इमोर्टल वर्ल्ड चले जाते हैं, जहाँ गेट पर पहुंचते ही चोंगजी सीनियर इमोर्टल की बात सुन लेती है, जो कि बाकी इमोर्टल्स को बता रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर डेमन आया है तो वो सिर्फ चोंगजी की तलाश में आया है और अच्छा किया कि तुम सब ने उस डेमन को मार डाला, लेकिन हमें आगे से सेफ्टी के लिए चोंगजी को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद चोंगजी एक पल भी खुद को खामोश नहीं रख पाती है। वो फौरन ही कह उठती है कि वो अपने गुरु को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती, और फिर वो कोई नुकसान भी तो नहीं पहुंचा रही, फिर क्यों सब उसे भगाने के पीछे लगे हैं। चोंगजी ये सब कह ही रही होती है कि तभी फैंग आ जाते हैं। वो भी गुरु से कह देते हैं कि चोंगजी हमेशा ही यहाँ पर रहेगी और इससे यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब ये सुनने के बाद सीनियर इमोर्टल खामोश हो जाते हैं और यहाँ से एक एक करके सारी भीड़ खत्म हो जाती है। अब चोंगजी अपने टीचर से कहती है एक बार फिर से उसे अपने फ्रेंड की तलाश में अर्थ पर जाना है, जिस पर फैंग एक डायमंड उसे देते हैं, ये कहते हुए कि ये डायमंड तुम्हारे पास होगा, तब हमें फौरन ही पता चल जाएगा अगर तुम पर कोई भी खतरा आएगा। इस तरह अब चोंगजी को अर्थ पर घूमने की आज़ादी मिल गई थी। तभी दूसरी तरफ पता चलता है कि सारे डेमन इमोर्टल पर हमला कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें नीलुन की तलवार चाहिए थी। तभी 3 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब वांजी अपनी वाइफ को डेमन से बचाने के लिए नीलुन की तलवार का यूज किया था, और उस तलवार को छूने के बाद वांजी भी डेमन बन चुका था। हालांकि उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से मना करती है। अब ये पता चलता है कि शायद यही वजह थी जो डेमन ने चोंगजी के गले को छोड़ दिया था जब उसे फैंग का नाम सुना था, क्योंकि दोनों ही पहले फ्रेंड हुआ करते थे। वांजी को सीनियर इमोर्टल ने नीलुन की तलवार की देख रेख करने के लिए रखा था। खैर, इसके बाद अगले दिन चोंगजी फैंग के साथ अर्थ पर आती है। बड़ी मुश्किल के साथ उसे उसकी फ्रेंड का एड्रेस मिल जाता है, जहाँ जाने के बाद ये पता चलता है कि उसकी फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। ये सुनने के बाद चोंगजी बहुत रोती है। अब वो जब उसका फेस देखती है तब उसे याद आता है कि ये तो वही कल वाली लड़की है, लेकिन तब वो उसे पहचान नहीं सकी थी। अब वो वहाँ के लोगों से उसके डेथ की वजह पूछती है। तब पता चलता है कि एक आदमी उसकी फ्रेंड से जबरदस्ती शादी करना चाहता था और वो इनकार कर रही थी, इसीलिए उसने इसको मार दिया। खैर, यहाँ रोने धोने के बाद चोंगजी अगेन इमोर्टल वर्ल्ड में जाती है, जहाँ मास्टर के साथ एक प्रोग्राम में जाती है। वही मुलाकात होती है प्रिंस चाओ से, जो कि बहुत ही शरारती था और वो इमोर्टल की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया था। अब वो चोंगजी को देखता है तो वो उसे हंसी मजाक करते हुए अच्छी जान पहचान कर लेता है, यहाँ तक कि चोंगजी से शादी करने का भी इजहार कर देता है, जिस पर चोंगजी को हैरत होती है और वो साफ इनकार भी कर देती है। और चाओ की एक भी हरकत चोंगजी को जरा भी पसंद नहीं आती। तभी इन दोनों को साथ में फैंग देख लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, जो दोनों को फ्रेंड समझते हैं, लेकिन चोंगजी इनकार कर देती है, जिस पर फैंग कहते हैं कि वो दोस्ती कर सकती है। खैर, अब ये लोग खाने के टेबल पर आकर बैठते हैं। तभी फैंग किसी काम के सिलसिले में उठकर जाने लगता है, लेकिन उन्हें एक लेडी रोक लेती है और कहती है कि वो उनसे शादी करना चाहती है। अब ये देखकर चोंगजी वहाँ पर पहुँच जाती है और मना कर देती है कि मेरे टीचर ऐसे चपड़ू लेडी से कभी भी शादी नहीं कर सकते। तभी ये शोर शराबा देखकर बाकी लोग भी यहाँ पर आ पहुँचते हैं, जिससे कि वो लेडी शर्मिंदा होकर यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर प्रिंस चाओ और उनके फादर आते हैं। अब चाओ जब चोंगजी को देखते हैं तब मास्टर के सामने ही कह देते हैं कि चोंगजी उसके प्रपोजल को लेकर क्या कहना चाहेगी। अब ये बात प्रिंस चाओ के फादर भी सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही शैतान है और इसको ठीक सिर्फ चोंगजी ही कर सकती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चोंगजी हमारी बहू बन जाए। अब ये सुनकर चोंगजी मास्टर से कहती है कि उसे शादी नहीं करना, जिसे सुनकर मास्टर कहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट पर कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, जब वो चाहेगी तब शादी करेगी। जिस पर चाओ कहता है कि आप अच्छे मास्टर नहीं हैं, क्योंकि आपने अभी तक तो उसे कुछ सिखाया ही नहीं है। अब ये बात सुनकर चाओ के फादर चाओ पर गुस्सा करते हैं। तभी चाओ की बुआ आ जाती हैं, जो कि अपने भतीजों को समझाती हैं। फिर इनके जाने के बाद वो मास्टर फैंग के पास जाकर कहती हैं कि आज भी वो उनसे मोहब्बत करती हैं
और कोशिश कर रही हैं कि कैसे वो उनको भूल जाएं, लेकिन फिर एक बार कहती हैं कि अगर मुमकिन हो तो क्या हम एक हो सकते हैं, जिस पर फैंग इनकार कर देता है। अब ये सुनकर वो चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद फैंग चोंगजी के पास आते हैं, जो कि सैड बैठी होती है, लेकिन मास्टर को देखते ही कह देती है कि क्या आप चाऊ के बुआ से शादी करने वाले हैं, जिस पर फैंग कहता है फिलहाल तो मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है और इस बात पर तुम्हें सैड होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। जिसे सुनकर चोंगजी थोड़ा सा खुश होती है। अब हमें डेमन वांजी को दिखाया जाता है, जो कि किरान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो मना करती है, ये कह कर कि वो इमोर्टल है और वांजी डेमन है, इसलिए कभी भी वो एक साथ नहीं जा सकती। फिर किरण याद करती है जब वो उसकी वाइफ हुआ करती थी और किरण को बचाने के चक्कर में वांजी कैसे एक डेमन बन गया। तभी वांजी किरण का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन उसके जाते ही इमोर्टल फैंग उसके सामने अपने ग्रुप के साथ आ जाता है। फिर इन लोगों में काफी अच्छी फाइट होती है, लेकिन वांजी फैंग से जीतकर किरण को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी चोंगजी को दिखाया जाता है, जो कि अकेली होती है क्योंकि मास्टर फैंग कहीं बाहर गए होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए चाओ यहाँ पर आ जाता है। वो चोंगजी को काफी परेशान करता है, कभी उसकी आवाज को बंद कर देता है तो कभी उसे तंग करता है और ये भी कहता है कि शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, मेरे फादर भी अब मान गए हैं, बस मास्टर फैंग को सेट करना है, जो कि कुछ दिन में मान जाएंगे। ये कहकर चोंगजी को यहाँ अकेले छोड़कर चला जाता है। तभी वांजी और किरण यहाँ पर आ जाते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, भले ही वो डेमन हो या हो इमोर्टल। और ये बात चोंगजी सुन लेती है, जिसे वांजी देख लेता है और इसी वजह से चोंगजी पर वो अटैक कर देता है। तभी यहाँ पर मास्टर फैंग आ जाते हैं। अब एक बार दोबारा से जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें वांजी यहाँ से भाग निकलता है। अब ये फाइट देखकर यहाँ पर बाकी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर चोंगजी बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर मास्टर फैंग उसे अपने रूम में ले जाकर उसका इलाज करते हैं। फिर जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को फैंग के रूम में देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि मास्टर फैंग ने ही उसका इलाज किया है। इस बात से वो काफी खुश होती है। तभी देखती है कि एक लेडी उसके पास आती है, जिसका नाम जिनजिल होता है और वो स्पेशल चोंगजी का ख्याल रखने के लिए आई हुई है, क्योंकि मास्टर फैंग ने उसे चोंगजी के लिए बुलाया ही होता है और वो भी एक इमोर्टल होती है। दूसरी तरफ हम डेमन वांगी को देखते हैं, जो किरण और वांजी से कहते हैं कि अब तुम दोनों यहीं पर रहोगे, लेकिन इस बात पर किरण इनकार करती है कि वो डेमन वर्ल्ड में नहीं रह सकती है, क्योंकि वो तो एक इमोर्टल है। उधर इमोर्टल वर्ल्ड में चोंगजी जिनजिल से बात कर रही होती है कि किस तरह वांजी ने उस पर अटैक किया था। अब ये बात पीछे आती प्रिंसेस सुन लेती है, जिस पर कहती है कि तुम तो इमोर्टल होकर डेमन से लड़ नहीं सकी, क्या तुम बस नाम की इमोर्टल हो। जिस पर चोंगजी को गुस्सा आ जाता है। अब दोनों में फाइट होती। तभी चोंगजी की तलवार प्रिंसेस के गले पर आ पड़ती है। ये देखकर वो गिड़गिड़ाने लगती है, जिस पर चोंगजी उसे छोड़ देती है, ये कहते हुए कि शुक्र करो मैं हूँ, अगर कोई होता तो आज तुम्हें नहीं छोड़ता। अब ये कांड करने के बाद चोंगजी अपने मास्टर फैंग के पास जाती है, जहाँ उनसे कहती है कि अगर उसने फाइट सीखी होती तो आज प्रिंसेस को हरा देती। अब ये बात सुनने के बाद मास्टर फैंग उसे अपने वेपन रूम में ले जाते हैं और उसे सारा कुछ दिखाते हुए कहते हैं कि जो वेपन उसे पसंद आए वो उसे रख ले। ये सुनकर चोंगजी उनमें से एक वेपन को रख लेती है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि इसके आगे क्या होने वाला है, जो कि जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।